जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस में। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। कह रहा है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी कृषि की शुरुआत? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ऑप्शन के मुताबिक यदि जाएंगे तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी कहाँ है? बिहार में। तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी बिहार में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो था वो राजा के पास होता था। किसके पास होता था गुप्त काल में? तो राजा के पास था, क्योंकि उस समय राजतांत्रिक शासन व्यवस्था चलता था। ठीक है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास होता था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तीर्थकार माने जाते हैं? तो जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पहले तीर्थकार पार्श्वनाथ माने जाते हैं। कौन है? तो पार्श्वनाथ जैन परंपरा के अंतिम से एक पहले तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है? तो देखिए अशोक ने ये तो सही बात है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है, लेकिन इसका जो विवरण कहाँ मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में। इसका वर्णन मिलता है। किसमें वर्णन मिलता है? कि अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया था या श्रीनगर नामक शहर को बसाया था। तो अशोक ने श्रीनगर नामक शहर को बसाया था, इसकी व्याख्या मिलती है कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में। किस में मिलती है? तो कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है इसकी वर्णन, अशोक के द्वारा बसाए गए शहर का वर्णन। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। जो दक्षिण भारत में है वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कौन किए थे दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम भद्रबाहु किए थे। कौन किए थे? भद्रबाहु किए थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य किए थे भद्रबाहु। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा को अनुवाद किया। क्या महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया? इस भारतीय संस्करण का क्या कहते हैं? तो इस भारतीय संस्करण को रज्जानामा कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? तो रज्जानामा कहा जाता है। ठीक है। तो महाभारत का संस्कृत से महाभारत का जो संस्कृत भाषा में था उसका फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम रज्जानामा पुस्तक में हुआ। क्या नाम रहा? रज्जानामा उस पुस्तक का नाम रहा। ठीक है। जब महाभारत जो संस्कृत भाषा में थे उसे जब फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तो उसका नाम रज्जानामा था। क्या था? तो रज्जानामा। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो वर्ष 1885 में हुई थी। ठीक है। 28 दिसंबर, डेट सही से याद रखते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन किए थे? तो ए.ओ. ह्यूम किए थे। कौन किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो ए.ओ. ह्यूम किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वही कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक पूछेगा तो या द्वितीय स्थापनाकर्ता का नाम पूछेगा तो आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। और पहला संस्थापक से माना जाता है ए.ओ. ह्यूम की। और कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो कौन किए थे स्थापना? ए.ओ. ह्यूम।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला खड़ा है क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। और ब्रह्म समाज के कौन थे? तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय संस्थापक हुए, वही आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन खड़ा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्तांतरित हुआ? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो वर्ष 1931 में हुई थी। कब हुई थी? तो वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो देश बंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास का उपनाम देश बंधु है, ठीक है। चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि देश बंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को माना जाता है, ठीक है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। क्या है फ्रेंड्स असम का प्राचीन नाम? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, समुद्री हवाएं चलती है। तो समुद्री हवाएं कहाँ चलती है? देखिए ऑप्शन के मुताबिक चलती हैं। तो दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है समुद्री हवाएं। दिन में समुद्री हवाएं कब चलती है? तो दिन में चलती है। समुद्री स्थल से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ठीक है, समुद्री हवाएं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कह रहा है, इनमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? सबसे बड़ा जो वृत्त है वो भूमध्य रेखा है। कौन सा है रेखा? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रेडियो प्रसारण इनमें से किसकी वजह से संभव हो सका है? तो जो रेडियो प्रसारण है ये आयन मंडल की वजह से संभव हो पाया है, ठीक है। किसकी वजह से? तो आयन मंडल की वजह से रेडियो प्रसारण संभव हो सका है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, जाड़े से गर्मी तक की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? जाड़े से गर्मी तक की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? तो रबी फसल कहा जाता है, ठीक है। जो जाड़े के मौसम में बोया और ऋतु के समय काटा जाता है। इस प्रकार समझ लीजिए, जो रबी फसल है ना वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई या मार्च अप्रैल जो भी कह सकते हैं, तो उस महीने में काटी जाती है, वो रबी फसल कहा जाता है, ठीक है। कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में काटा जाता है, वही रबी फसल कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना वो डिगबोई में है, ठीक है। डिगबोई है। कौन सा है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना? तो डिगबोई है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए काली मिट्टी है? तो कश्य काली मिट्टी और कश्य कपास याद रख सकते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? जो ऑपरेशन फ्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? तो दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। किससे है? ऑपरेशन फ्लड। इसको माइंड में सेट कर लेना है। ऑपरेशन जो फ्लड है इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? जो देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय है उसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय? तो ऑपरेशन फ्लड शुरुआत का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो उत्पादन की दृष्टि से याद रखना है आपको, किस दृष्टि से पूछा है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो चावल है। कौन सा है? तो चावल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर फ्रेंड्स कह रहा है निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि होती है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार और समझिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की होती है। तो किस कटिबंध पे होती है? तो शीतोष्ण कटिबंध। किस कटिबंध पर? तो शीतोष्ण कटिबंध पर फ्रेंड्स वर्ष में एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि होती है। किस कटिबंध पर? तो शीतोष्ण कटिबंध पर एक वर्ष में कम से कम दिन या रात 24 घंटे की अवधि का होता है। किस पर होता है? शीतोष्ण कटिबंध पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो भारत के झारखंड राज्य में। भारत के किस राज्य में? तो भारत के झारखंड राज्य में फ्रेंड्स सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। सर्वाधिक खनिज संसाधन भारत के झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट को किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी पुकारा जाता है। किस श्रेणी के नाम से पश्चिमी घाट को? सह्याद्री श्रेणी। किस श्रेणी के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है? तो सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है या पुकारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? देखिए फ्रेंड संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा थे। वही यदि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कह रहा है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने का काम कौन किया है? तो संविधान सभा के जनता के प्रतिनिधि ने। देखिए कौन किए हैं भारत के संविधान को अंगीकृत करने का काम? तो भारत के जो संविधान है उसे अंगीकृत करने का काम कौन किए हैं? तो संविधान सभा के जनता के प्रतिनिधियों ने। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जनता के द्वारा जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा को अंगीकृत करने का काम किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के जनता के प्रतिनिधियों ने। देखिए अगला कह रहा है संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? ये जो संविधान जो बनाए थे वो संविधान सभा बनाए थे। संविधान को लिखने का कार्य कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया था संविधान। ठीक है, किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया था संविधान। ठीक है, और संविधान बनाने में संविधान सभा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, संविधान यह जो बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया था। कितने दिनों में तैयार किया गया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है इस बात को। देखिए अगला कह रहा है विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? देखिए राज्य में विधानसभा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है फ्रेंड्स राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य के जो राज्यपाल है अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? किसके प्रति होते हैं उत्तरदायी राज्यपाल? तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? लोकसभा को उसकी अवधि से पूर्व समाप्त कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लोकसभा की अवधि को समाप्त। लोकसभा की अवधि को कौन समाप्त करते हैं समय के पूर्व? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा की कार्यअवधि को समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो राज्य जो सभा है वो ना लोकसभा के द्वारा, ना राष्ट्रपति के द्वारा, ना संवैधानिक संशोधन के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा इनमें से
कोई भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो जिला का प्रशासनिक प्रधान डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, जिला का प्रशासनिक प्रधान। अगला कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? देखिए, जब आपातकाल लागू होता है ना, चाहे वो कैसी भी अधिकार हो, उसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन समता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण में एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो है जीवन का आधार, जीवन जीने का अधिकार या जीवन का जो अधिकार है, उसे भी किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। चाहे आपातकाल की स्थिति आवे, चाहे कोई भी स्थिति आवे, जीवन जीने का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सब जो अधिकार है, ये सब अधिकार उन्हें आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 352 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कह रहा है, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो है वो किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। तो देखिए, हमने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने के अधिकार को छोड़कर जो है वो आपातकाल के दौरान अन्य सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। देखिए, यही कह रहा है, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। देखिए, यदि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति ये आदेश जारी करते हैं मौलिक अधिकार को समाप्त करने का, तो मौलिक अधिकार आसानी से निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ये आपातकाल लागू करते हैं। ठीक है, और इस सब अधिकार को निलंबित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिक के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य आपको यहाँ फोकस करना है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। देखिए, संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य उसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को संविधान में? तो मौलिक कर्तव्य को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है उन्हें संविधान में इंक्लूड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, मौलिक अधिकारों का वर्णन, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो मौलिक जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है। ठीक है, ये जो भाग 3 है इसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का सारा कुछ जिक्र है। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 को रखा गया है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद में रखना है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और भाग जो 3 में है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इंक्लूड है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु है। कितनी है न्यूनतम? तो 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में, सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका रेसिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रतिरोध भी बढ़ जाता है विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होने से। अगला खड़ा है, यदि दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए हैं, यदि दो प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तब इसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, जब दो प्रतिरोध आपस में जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है तब इसका संयुक्त जो है प्रतिरोध वो कम हो जाता है। ठीक है, तब इसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होता है? तो कम हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, मोटर रूपांतरित करता है, मोटर रूपांतरित करता है। मोटर जो है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है। ठीक है, मोटर क्या करती है? तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, याद रखना है, मोटर किसे रूपांतरित करती है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य मोटर करती है। ठीक है, अगला कह रहा है, विद्युत चुंबक किसमें उपयोग होता है? तो विद्युत जो चुंबक है वो विद्युत घंटी,
परंपरागत टेलीफोन और डायनेमो, इन तीनों में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत घंटी, परंपरागत टेलीफोन और डायनेमो, इन सभी में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है? कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है? लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयरन बैटरी। ये सभी जो बैटरी हैं ये जो बार बार चार्ज होने वाली बैटरी है, ठीक है, ये सभी बैटरी बार बार चार्ज होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयरन बैटरी है जो ये सब बार बार चार्ज होने वाली है। अगला कह रहा है मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या होता है? मूल रूप से बिहार का अर्थ, देखिए ये बिहार पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, ये बिहार पुलिस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है, तो आपको बिहार का बहुत सारा कुछ जानना होगा क्योंकि बिहार जीके से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसमें हम बिहार जीके का भी क्वेश्चन इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। देख एक क्वेश्चन कह रहा है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बिहार का अर्थ बौद्ध मठ होता है। क्या होता है बिहार का अर्थ? बौद्ध मठ। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए थोड़ा जूम करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदुम कुंड कहाँ अवस्थित है? मुसलमानों का जो पवित्र स्थान है वो मखदुम कुंड है, वो अवस्थित है राजगीर में। कहाँ अवस्थित है मखदुम कुंड? तो वो राजगीर में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो देखिए किंग्सफोर्ड की हत्या कहाँ हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी और इसके हत्या का प्रयास वर्ष 1908 में किया गया था। कब किया गया था मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कह रहा है मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मुजफ्फरपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे अवस्थित है, या मुजफ्फरपुर जो है गंडक नदी के तट पर बसा हुआ, ठीक है। मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंडक नदी के तट पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस दौरान जारी दिशा निर्देश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है? तो कह रहा निम्नलिखित में किस दौरान जारी दिशा निर्देश में सार्वजनिक स्थान पर थूकना अपराध घोषित किया गया है? तो वो लॉकडाउन 2.0 के तहत जो है वो सार्वजनिक स्थान पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। किसके तहत किया गया है? तो लॉकडाउन 2.0 के तहत जो है सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश विभिन्न आर्थिक कला में पहला व्यवहार किस शहर के बारे में था? कह रहा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश विभिन्न आर्थिक कला में पहला व्यवहार किस शहर के बारे में किया गया है? तो वो नई दिल्ली के बारे में कहा गया। किस शहर के बारे में? तो नई दिल्ली शहर के बारे में कहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है भारत पढ़ें ऑनलाइन अभियान। भारत पढ़ें, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी कर सकते हैं। कह रहा है भारत पढ़ें ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत पढ़ें ऑनलाइन अभियान जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। भारत पढ़ें ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत पढ़ें ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की है? तो ट्राईफेड किए हैं। कौन किए थे? तो ट्राईफेड किए हैं। यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च करने का काम ट्राईफेड किए हैं, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च करने का काम ट्राईफेड किए हैं यूनिसेफ के साथ मिलकर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।